हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अक्षय। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सारे सुरक्षित स्वस्थ अपने घरों पर हैं और अपनी पढ़ाई काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि हम लास्ट लेक्चर के अंदर बोहर मॉडल को शुरू हमने किया था और बोहर मॉडल के अंदर हमने वेलोसिटी एंड रेडियस का जो फॉर्मूला था वो डिराइव कर चुके हैं, जिसके फॉर्मूले आई थिंक तुम लोगों ने डिराइव करके एक बार खुद से देखे भी होंगे और उनको याद कर लिया होगा कि उनका फॉर्मूला क्या होता है। आज हम शुरुआत करने वाले उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और किस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं। ठीक है, तो जनरली क्वेश्चंस की बात करेंगे और एक डेरिवेशन की बात करेंगे आज के लेक्चर के अंदर। ठीक है, तो जैसा कि तुम लोग बोर्ड पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे दो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। ठीक है, तो इन दोनों क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और ट्राई करेंगे कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस के साथ हमें यहाँ पे डील करना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, इफ द वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन इज एक्स। क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है कि सपोज जो भी हाइड्रोजन का फर्स्ट ऑर्बिट है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसकी वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा लैंग्वेज ये नहीं है कि फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी की बात हो रही है। तो इफ द वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन इज एक्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि क्या दिया हुआ है हमें। दिया हुआ है वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन कितना दिया हुआ है? एक्स दिया हुआ है हमें। अब हमें पूछा है कि ये बताओ फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। हमें थर्ड ऑर्बिट के अंदर क्या वेलोसिटी होगी हमें ये फाइंड आउट करना है हाइड्रोजन के एटम के अंदर। तो सिंपल सी चीज़ है, जैसा कि तुम लोगों को शायद पता होगा, मैंने लास्ट टाइम पे जब भी तुम्हें क्वेश्चन करवाया था तो मैंने बताया था कि जो v होता है वो v प्रोपोर्शनल टू होता है z/n। वो v प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? z/n है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मुझे प्रोपोर्शनलिटी हटानी है तो मैं इस तरीके से इसको लिख सकता हूँ, v1/v2 इज इक्वल्स टू z1/n1 डिवाइडेड बाय z2/n2। ठीक है, यहाँ पे v1 क्या डिनोट कर रहा है? v1 डिनोट कर रहा है कि फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर वेलोसिटी क्या है और v2 डिनोट कर रहा है कि थर्ड ऑर्बिट के अंदर वेलोसिटी क्या है। ठीक है, तो मैं इसको मेंशन कर देता हूँ कि वेलोसिटी इन थर्ड ऑर्बिट। ठीक है, तो मुझे ये फाइंड आउट करना है, v2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। v1 की वैल्यू मेरे पास क्या दिया हुआ है? x दिया हुआ है। v1 के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे z1 है, तो v1 के करस्पॉन्डिंग z मतलब क्या है? हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे जो z1 आएगा उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? सिंपल हमारे पास 1 आ जाएगी। कौन सा ऑर्बिट था? फर्स्ट ऑर्बिट था, तो n1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ पर 1। चीज़ क्लियर है। इसके बाद z2 की वैल्यू, हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं तो z2 फिर से क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। n2 की यहाँ पे बात कर रहे हैं तो n2 मतलब थर्ड ऑर्बिट, मतलब यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी? 3। हाँ कि ना? तो मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो वैल्यू पुट करने पे कुछ ऐसा होगा, 1/1 डिवाइडेड बाय 1/3। हाँ या ना? चेक करो एक बार। तो ये वैल्यू पुट की तो मुझे यहाँ से पता चला कि v1/v2 इज इक्वल टू कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। चेक करोगे एक बार। ठीक है, ये कैसे हो जाएगा? ये वाला 3 ऊपर आ जाएगा, तो ये v1/v2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3। v1 की वैल्यू क्या है? x है, तो x/v2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3। तो यहाँ से हमारे पास जो v2 की वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी? x/3 निकल के आएगी। मतलब जो थर्ड ऑर्बिट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? x/3 होगी। कैसे निकाला ये चीज़ समझ में आ रही है? सिंपल सा चीज़ है, जब कभी भी अगर तुम्हें रेशियो की बात करेगा या एक दूसरे से रिलेट करने की बात करेगा तो यही लगाना, ये थोड़ा इजी होता है। करस्पॉन्डिंग टू कि हम वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाएं, उसकी जगह हम ये चीज़ यूज़ करेंगे तो थोड़ा जल्दी आंसर आ जाएगा। ये चीज़ें कैसे मेंशन किया है वो मैंने तुम लोगों को समझा दिया है। ठीक है, फिर भी कुछ डाउट होगा तो कुछ और क्वेश्चन जैसे हम आगे करते जाएंगे तो उसमें धीरे धीरे चीज़ें क्लियर होती जाएगी। तो v2 की वैल्यू हमारे पास आ गई x/3, जो कि हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, आराम से देखना है तुम्हें, आराम से देखना है, फिर खुद एक बार ट्राई करो कि ये कैसे किया है। ठीक है, हो सका तो खुद पहले ट्राई कर सकते हो चीज़। व्हाट शुड बी द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ द सेकेंड ऑर्बिट ऑफ Li+2 आयन एंड द थर्ड ऑर्बिट ऑफ B+3 आयन। ठीक है, रेशियो निकालना है हमें रेडियस का। तो तुम्हें पता है कि रेशियो की, जब कभी भी रेशियो की बात करें तो रेशियो के लिए प्रोपोर्शनलिटी वाला साइन ही यूज़ करना। ये क्या होता है? R प्रोपोर्शनल टू होता है n²/z। R प्रोपोर्शनल टू होता है n²/z। तो यहाँ पे हो जाएगा R1/R2 इज इक्वल्स टू n1²/z1 डिवाइडेड बाय n2²/z2। ठीक है, अब यहाँ पे n1 की वैल्यू देखते हैं। क्या n1 किसके लिए है? जो फर्स्ट वाला है। फर्स्ट वाला कौन सा है? लिथियम है। लिथियम के लिए कौन सा ऑर्बिट है? सेकंड, मतलब n1 की वैल्यू क्या है? 2 है। ऑर्बिट मतलब n।
Z1 लिथियम, लिथियम के लिए Z1, Z कितना होता है लिथियम का Z होता है 3 एटॉमिक नंबर, ठीक है, Z मतलब एटॉमिक नंबर। इसके बाद N2 की बात करें, N2 इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पे कौन से ऑर्बिट की बात कर रहा है, थर्ड ऑर्बिट की, तो N2 की वैल्यू होगी 3। Z2 की बात कर रहा है, Z2 मतलब ये बात कर रहा है यहाँ पर Z2 की बात, यहाँ पे ये बेरिलियम है, सॉरी यहाँ पे ये बेरिलियम होगा, बोरोन नहीं, यहाँ पे बेरिलियम है। तो Z2 की जो बात कर रहा है वो हो जाएगा अपने पास 4, ठीक है, बेरिलियम जो होता है अपने पास वो कितना होता है 4। सिंपल सी वैल्यू पुट करेंगे तो R1/R2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा N1 स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 डिवाइडेड बाय Z1 कितना हो गया 3 डिवाइडेड बाय N2 की स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर मतलब हो गया 9 डिवाइडेड बाय Z2 मतलब 4, ठीक है। तो ये चीज़ कुछ इस तरीके से आती है 4/3 इंटू ये रिवर्स होके बनता है 4/9, ठीक है, ये 4/3 सेम टू सेम और ये रिवर्स होके इस तरीके से आता है, तो ये आंसर आएगा 16/27, मतलब यहाँ पे जो रेशियो होगा रेडियस का वो होगा 16/27। तो आई थिंक तुम्हें दोनों क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे, फिर भी कुछ और क्वेश्चंस और ट्राई करेंगे इसके बाद भी, ताकि तुम्हारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे चीज़ें चल रही है वो क्वेश्चंस के थ्रू ज़्यादा क्लियर हो पाए। तो अब चलते हैं कुछ और क्वेश्चंस ट्राई करते हैं रिलेटेड टू वेलोसिटी एंड रेडियस। तो जैसे कि एक और क्वेश्चन तुम यहाँ पे देख पा रहे होंगे, एक और क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द 5th ऑर्बिट ऑफ लिथियम +2 एंड He+ शुड बी। हमें रेशियो निकालना है किसका, वेलोसिटी का। तो मैं तुम लोगों को सिंपल सी चीज़ बता दूं, वेलोसिटी की चीज़ कभी भी आए तो प्रोपोर्शनलिटी वाला जो चीज़ है उसको हमेशा यूज़ करना। V प्रोपोर्शनल टू क्या होता है Z/n, V प्रोपोर्शनल टू क्या होता है Z/n है। अब मैं तुम लोगों को एक चीज़ यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि जो भी बात हो रही ना वो ओनली किसके लिए हो रही है, 5th ऑर्बिट के लिए हो रही है। तो चाहे वो हम लिथियम +2 के लिए बोले, चाहे हम He+ के लिए बोले, n की जो वैल्यू क्या रहेगी वो हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी, सेम रहेगी। किस किस के लिए सेम रहेगी, सेम फॉर Li+2 एंड He+, इन दोनों के लिए जो n की वैल्यू वो क्या रहेगी, दोनों कंडीशन में सेम रहेगी, क्योंकि दोनों 5th ऑर्बिट के लिए बात कर रहे हैं। चेंज कहाँ पे आ रहा है, ओनली Z में। तो हम सीधा ये भी कर सकते हैं V प्रोपोर्शनल टू Z, हम ये सीधा ये भी लगा सकते हैं, ठीक है, इससे भी हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा V1/V2 इज इक्वल टू Z1/Z2। अब Z1 किसके लिए है, Z1 है अपना लिथियम के लिए, लिथियम का Z कितना होता है बेटा 3 होता है, डिवाइडेड बाय Z2 किसके लिए है, हीलियम के लिए, हीलियम का Z कितना होता है 2 होता है, ठीक है। तो 3/2 हमारा क्या हो जाएगा आंसर, मतलब यहाँ पे जो वेलोसिटी का रेशियो निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा 3/2 मतलब 1.5। तो सिंपल सी चीज़ है, ये याद रहेगा। देखो अब यहाँ पे ये चीज़ क्यों सिमिलर बोल रहा हूँ इसको भी मैं समझा देता हूँ। जैसे कि अगर मैं लिखता हूँ V प्रोपोर्शनल टू Z/n है ना, तो यहाँ पे अगर मैं V1/V2 करूँगा तो क्या आएगा Z1/N1 डिवाइडेड बाय Z2/N2 है ना। अगर n की वैल्यू अगर सेम है तो ये n से n क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास रेशियो किसका बच जाएगा, ओनली Z1/Z2 का, तो वो हम सीधा यूज़ कर पा रहे हैं। तो ये चीज़ इस वजह से बता रहा हूँ ताकि तुम्हें ज़्यादा कैलकुलेशन ना करनी पड़े, ज़्यादा सोचना ना पड़े। अगर n सेम है तो सीधा प्रोपोर्शनल टू Z कर दो। सपोज अगर Z सेम है तो V प्रोपोर्शनल टू 1/n करके भी तुम वहाँ से आंसर निकाल सकते थे। तो वो कंडीशन अलग अलग होगी। तो वो आई थिंक तुम इस क्वेश्चन से सिंपल सी समझ पा रहे होंगे, चीज़ याद रहेगा। आगे चलते हैं, अगला एक और क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है और उसको समझने में तुम्हें थोड़ा सा मजा आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम शुड हैव द वैल्यूज ऑफ देयर रेडियस इन द रेशियो ऑफ 1:4। हमें पूछ रहा है कि कौन से हाइड्रोजन के ऐसे ऑर्बिट्स है जिनका जो रेडियस का रेशियो निकल के आता है वो कितना निकल के आता है 1:4। अब की बार जो ऑप्शंस दिए हैं मैंने वो कुछ इस तरीके से हैं कि वो फर्स्ट और सेकंड ऑर्बिट की तरह नहीं दिया हुआ है। अब की बार दिया हुआ है KLMN वाली स्टाइल में, जो कि हम पहले बात कर चुके हैं। K किसको बोलते हैं, LMN। K मतलब फर्स्ट शेल, L मतलब सेकंड शेल, M मतलब थर्ड शेल और N मतलब फोर्थ शेल। तो उस कंडीशन में बात कर रहे हैं। तो हम चेक करते हैं कि किसका रेशियो क्या निकल के आता है 1:4। लेकिन हम पहले बात करते हैं कि अगर हमें रेडियस का रेशियो निकालना है तो वो क्या होगा, n² होगा। चीज़ क्लियर है। अब मैं तुम लोगों को बता चुका हूँ कि अगर बाई चांस कोई चीज़ें सेम हो तो उसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हटा सकते हैं। तो Z की वैल्यू क्या है हमारे पास, सेम है। Z की वैल्यू क्या है हमारे पास, सेम है। तो मैं यहाँ पे सिंपल ये भी लिख सकता हूँ कि R प्रोपोर्शनल टू n²। यहाँ पे हो जाएगा सिंपल अपना R प्रोपोर्शनल टू n²। तो R प्रोपोर्शनल टू अगर n² करूँगा तो ये हो जाएगा R1/R2 इज इक्वल्स टू N1² N2²।
चीज़ क्लियर है। अब ये चीज़ मैं ए वाले ऑप्शन के लिए अप्लाई करके देखता हूँ। तो ए वाले ऑप्शन के लिए अपना R1/R2 क्या हो जाएगा, ए वाले ऑप्शन के लिए हो जाएगा N1। N1 कितना है, के के लिए N1 कितना होता है 1 है, के मतलब फर्स्ट शेल तो 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल के लिए 2 तो 2 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर, आंसर आ जाएगा 1/4। तो क्या जो रेडियस का रेशियो आ रहा है वो कितना आ रहा है 1:4 आ रहा है। मतलब एक तो ए ऑप्शन करेक्ट है, ए ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन यहाँ से तुम ये लगा सकते हो, लेकिन चेक करना है कि क्या ऑप्शंस के अंदर और कुछ चीज़ भी है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन ये है बोथ ए एंड बी वाला, तो हमें यहाँ पे एक बनता है कि अगर हम बी में भी अगर वो आंसर निकल के आता है तो हमें गलत ना हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ए ऑप्शन हमने चेक किया, जो कि हमारा आंसर क्या निकल के आ रहा है सही। अब मैं सेकंड ऑप्शन के लिए चेक कर रहा हूँ, R1/R2 = N1। अब L लिखा हुआ है तो K के बाद L आता है, मतलब सेकंड ऑर्बिट है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय KLMN 4 का स्क्वायर, तो N2 कितना हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, आंसर कितना आ गया 1/4 आ गया। आंसर कितना आ गया 1/4, और अगर आंसर 1/4 आ गया तो ये भी क्या है सही है। चीज़ क्लियर कर पा रहे हो, छोटी से छोटी चीज़ें। सी ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है, साथ साथ में सी ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। तो R1/R2 = यहाँ पे लिखा हुआ है M, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है M लिखा हुआ है, तो KLM, M मतलब 3, मतलब 3 का स्क्वायर, और फिर दिया हुआ है N मतलब 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, रेशियो कितना आ रहा है 9/16, मतलब ये 1/4 को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। कौन सेटिस्फाई कर रहा है, ए एंड बी दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं। ए एंड बी अगर दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं तो आंसर क्या आ जाएगा तुम्हारा डी। तुम्हें ए आंसर नहीं देना, बी आंसर नहीं देना है, तुम्हें आंसर क्या देना है डी देना है, क्योंकि जो सबसे मोस्ट फेवरेबल आंसर हमारा या ऑप्शन यहाँ पे होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन डी होगा। तो इसकी वजह से आंसर तुम्हारा क्या हो जाएगा, सिंपल डी। आई थिंक तुम्हें चीज़ें क्लियर हो गई होगी, काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें मैं यहाँ पे समझाने की तुम्हें कोशिश कर रहा हूँ, तो वो तुम्हें क्लियर भी हो रही होगी इन क्वेश्चंस के थ्रू। तो इसके बाद अब जो अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन सेकंड एंड फोर्थ ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस आयन। हमें क्या पता लगाना है कि सेकंड और फोर्थ ऑर्बिट जो है उनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा, ठीक है। तो उसको समझते हो कि मैं इस क्वेश्चन के थ्रू तुमसे क्या निकलवाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये है अपना न्यूक्लियस, ये है अपना फर्स्ट ऑर्बिट, ठीक है, ये है अपना फर्स्ट ऑर्बिट, ये है अपना सेकंड ऑर्बिट, ये है अपना थर्ड ऑर्बिट, और ये है अपना फोर्थ ऑर्बिट, ठीक है। तो हमें क्या पता लगाना है, हमें पता लगाना है सेकंड, ये है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। हमें क्या पता लगाना है सेकंड और 4 के बीच की डिस्टेंस, मतलब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, मुझे ये वाली वैल्यू चाहिए, ठीक है। मुझे ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है क्वेश्चन के थ्रू अगर मैं बात करूँ तो मुझे पूछ रहा है कि फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन सेकंड एंड फोर्थ ऑर्बिट। तो सेकंड और फोर्थ के बीच में ये डिस्टेंस होगी। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये डिस्टेंस मैं कैसे फाइंड आउट करूँ, ठीक है। तो वो कैसे करोगे, सिंपल सा एक बार समझ लो, तो हर बार सेम चीज़ करनी पड़ेगी। जैसे कि सबसे पहले तुम क्या करोगे, इस न्यूक्लियस से फोर्थ ऑर्बिट का डिस्टेंस निकाल लो। तो ये क्या होगा, ये रेडियस ही तो होगा, R4 लिख देता हूँ उसको, फोर्थ ऑर्बिट है तो। फिर सेकंड चीज़ तुम क्या करोगे, तुम सेकंड चीज़ निकालो ये वाली वैल्यू, मतलब सेकंड ऑर्बिट तक की, मतलब ये क्या होगी अपनी R2 हो गई। R2 मतलब सेकंड ऑर्बिट, R4 मतलब फोर्थ ऑर्बिट। ये वाली वैल्यू तुम निकाल सकते हो रेडियस की, ये वाली वैल्यू निकाल सकते हो। अब बस करना क्या है, अगर तुम्हें ये डिस्टेंस चाहिए तो R4 में से तुम्हें क्या माइनस करना पड़ेगा, R2। तो तुम्हारे पास क्या किसकी वैल्यू आ जाएगी, इस पर्टिकुलर डिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी। तो अगर तुम्हें पता लगाना है डिस्टेंस बिटवीन सेकंड एंड फोर्थ ऑर्बिट, तो तुम्हें सिंपल करना है R4 माइनस R2, ठीक है। तो R2 की वैल्यू सबसे पहले निकालते हैं। R होता क्या है, R2 हो जाएगा अपने पास 0.529 n²/z, ठीक है, एंगस्ट्रॉम। तो R2 के लिए n² की वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू क्या होगी, R2 है सेकंड ऑर्बिट है तो n की वैल्यू 2 हो जाएगी, और z मतलब किसकी बात कर रहे हैं, हीलियम की, तो z की वैल्यू हम यहाँ पे 2 पुट करेंगे। तो R2 आ जाएगा 0.529 इंटू 2 का स्क्वायर
डिवाइडेड बाय 2 एंगस्ट्रॉम, है ना। तो ये हो जाएगा 0.529 इंटू 2 एंगस्ट्रॉम। चेक करो एक बार, 0.529 इंटू 2 एंगस्ट्रॉम, ये वैल्यू हो जाएगी अपने पास 1.058 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे तो अपने आप आंसर तुम्हारे पास निकल के आ जाएगा। ये R2 निकालना है, मैंने फॉर्मूला लगाया है, ये वाला फॉर्मूला जो मैं पहले डिराइव कर चुका हूँ। R2 में निकाल चुका हूँ, अब मुझे निकालना है R4। R4 के लिए भी सेम फॉर्मूला लगेगा, 0.529 n स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम, है ना। अब 0.529 n स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम लगाए हम, तो ये पॉइंट हो जाएगा 0.529 इंटू, अब यहाँ पे n क्या होगा, यहाँ पे होगा n की वैल्यू हो जाएगी 4, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, z तो सेम है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा 2। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि इस कंडीशन में n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू 4 है। इस कंडीशन में n की वैल्यू इतनी थी, z की वैल्यू यहाँ पे 2 हमेशा, ये z की वैल्यू 2 है। ठीक है, चीज़ याद रहेगा। तो ये हो जाएगा अपना 0.529 इंटू ये 4 का स्क्वायर 16 बाई 2 हो जाएगा 8 एंगस्ट्रॉम। तो जब तुम इस चीज़ को 0.529 इंटू 8 करोगे तो ये हो जाएगा 4.232 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये वैल्यू निकल के आएगी तुम्हारे पास, मल्टीप्लाई करके तुम आराम से चीज़ें देख सकते हो। हमने R2 की वैल्यू निकाली, R4 की वैल्यू निकाली, कैसे निकाली ये तुम्हें समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब मुझे क्या पता लगाना है, डिस्टेंस बिटवीन, तो मुझे पता लगाना है डिस्टेंस बिटवीन सेकेंड एंड फोर्थ ऑर्बिट, है ना। तो वो क्या होगा, R4 माइनस R3 होगा। R4 है मेरे पास 4.232 एंगस्ट्रॉम है, उसको हम बाद में मैनेज कर लेंगे 1.058, है ना। एक बार चेक करो क्या मैंने वैल्यू सही पुट की है, तो उसके बाद जो आंसर निकल के आएगा वो निकल के आएगा 3.174 एंगस्ट्रॉम। अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो 3.174 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। ये चीज़ तुम्हें समझ में आनी चाहिए कि ये चीज़ मैं कैसे कर रहा हूँ। तो ये काफ़ी डिफरेंट सा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन तुम्हें और भी मिल सकते हैं। तो क्या क्राइटेरिया मैंने फॉलो किया, किस तरीके से इस क्वेश्चन को अप्रोच किया मैंने, वो तुम्हें यहाँ पे समझ में आना चाहिए। तो कुछ क्वेश्चंस हमने यहाँ पे देखे जिसके थ्रू हमने वेलोसिटी और रेडियस से रिलेटेड चीज़ों को और अच्छे तरीके से समझा। अब इसके बाद चलते हैं अगले टॉपिक की, जो कि बोहर मॉडल के अंदर आता है, वो है अपना एनर्जी वाला टर्म। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं टोटल एनर्जी, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के पास टोटल एनर्जी कितनी होती है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखोगे, यहाँ पे जो भी टोटल एनर्जी अपने पास होगी, जो भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पास जो भी टोटल एनर्जी होगी, वो टोटल एनर्जी दो फॉर्म में उसके पास अवेलेबल होती है। दो फॉर्म की कौन कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है काइनेटिक एनर्जी, फर्स्ट फॉर्म है काइनेटिक एनर्जी, सेकंड फॉर्म है पोटेंशियल एनर्जी, सेकंड फॉर्म है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv², आई थिंक पहले पढ़ चुके होंगे, अदरवाइज फिजिक्स के अंदर तुम्हें बता दिया जाएगा। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है हाफ mv², m मतलब मास, v मतलब वेलोसिटी, प्लस पोटेंशियल एनर्जी को मैं PE शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे पास टोटल एनर्जी होती है किसी भी इलेक्ट्रॉन के पास, दो फॉर्म में उसके पास एनर्जी अवेलेबल होती है। तो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में, दूसरा पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। काइनेटिक एनर्जी मतलब हाफ mv², पोटेंशियल एनर्जी मतलब उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड चीज़ों को डिस्कस कर लेता हूँ। तो काइनेटिक एनर्जी के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv²। अब मुझे ये भी पता है कि ये होता है mv²/r इक्वल्स टू kz² अपॉन r²। ये कहीं पे पढ़ चुके हो क्या, ये चीज़ कहीं पे तुम देख चुके हो। बोहर मॉडल जब शुरू किया था तब वहाँ पे इसकी बात किया था। ठीक है, तो एक r से अपना ये r कैंसिल हुआ, तो यहाँ से mv² की वैल्यू निकल के आई kz² अपॉन r, है ना। यहाँ से अगर मुझे हाफ मैंने मल्टीप्लाई किया इधर, तो इधर भी हाफ मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा kz²/2r। ठीक है, इसको मैं क्या लिख रहा हूँ, kz²/2r। तो हाफ mv² की वैल्यू क्या होगी, इस पर्टिकुलर चीज़ से मैंने निकालने की कोशिश की, जो कितनी हो गई kz²/2r। ये चीज़ तुम लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये तो काइनेटिक एनर्जी मैंने ऐसे फाइंड आउट कर लिया, डन, कोई दिक्कत तो नहीं है, बढ़िया। अब मैं यहाँ पे तुम्हें थोड़ा सा पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बता देता हूँ। अब बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में।
ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं, तो जब कभी भी कोई दो चार्ज पार्टिकल होते हैं, ठीक है, जैसे कि अपने पास एक प्लस है जिसके अराउंड ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी की बात हो रही है। ये अपने पास न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है। तो जब कभी भी पोटेंशियल एनर्जी की बात की जाती है तो उसकी जो चार्ज पार्टिकल के अंदर अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी होती है अपने पास KQ1 Q2 बाय आर। आर मतलब इनके बीच का डिस्टेंस, जो कि अपने पास किस फॉर्म में है, रेडियस फॉर्म में, ठीक है। अब यहाँ पे अपना Q1 क्या है, Q1 है, इसको बोल रहे हैं। Q2 किसको बोल रहे हैं, हम इसको बोल रहे हैं। Q1 की वैल्यू मैं तुम्हें पहले बता चुका हूँ क्या होता है, ZE होता है Q1 की वैल्यू। Q2 की वैल्यू होगी -E, क्योंकि नेगेटिव है तो हम उसको क्या पुट करेंगे, -E डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, ये R, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, ये R। तो ये ओवरऑल वैल्यू निकल के आएगी तुम्हारे पास सिंपल -KZE² R। ये किसकी वैल्यू निकल के आई तुम्हारे पास, सिंपल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू यहाँ से निकल के आई -KZE² R, ठीक है। याद रखना है कि जब कभी भी चार्ज पार्टिकल के बीच की पोटेंशियल एनर्जी की बात करेगा तो फॉर्मूला क्या होता है, KQ1 Q2 बाय R। याद रखोगे, फिजिक्स के अंदर ऑफकोर्स तुम्हें डिटेल में बताया जाएगा, ठीक है। जितनी ज़रूरत मुझे यहाँ पर है मैं उतना ही तुम्हें एक्सप्लेन करूँगा, उससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो जहाँ ज़रूरत पड़ेगी तो मैं अकॉर्डिंगली वहाँ पे पढ़ा दिया जाएगा। अब ½ mv² की वैल्यू मैं यहाँ से पुट कर रहा हूँ, जो कितनी आती है, KZE²/2R। और यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं -KZE²/R। चेक करो एक बार, क्या बिल्कुल सही कर रहा हूँ मैं। देखो एक बार, ये टोटल एनर्जी निकालने की कोशिश कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। ये क्या निकालने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू हो जाएगा अब तुम्हारे पास यहाँ से, अगर तुम कॉमन लोगे तो तुम्हें कुछ चीज़ें कॉमन निकलती हुई यहाँ पे दिख रही होगी, वो दिख रही है KZE²/R, है ना। यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारे पास हाफ, यहाँ पे हो जाएगा -1, ये 1/2 बाहर हो गया, -1 इसका, ठीक है। तो ये हो जाएगा KZE²/R इंटू -हाफ। चेक करो एक बार, हाफ -1 कितना हो जाएगा, -हाफ। तो ये वैल्यू निकल के आएगी -KZE²/2R। ये किसकी वैल्यू है, ये टोटल एनर्जी की वैल्यू है। ये किसकी वैल्यू है, ये काइनेटिक एनर्जी है। ये किसकी वैल्यू है, ये पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी कितना आया, -KZE²/2R। यहाँ पे हम अकॉर्डिंग टू वैल्यू भी पुट करने वाले हैं, जैसे कि हम K की वैल्यू पुट कर देंगे, E की वैल्यू पुट कर देंगे, और R की वैल्यू भी हम लोगों को पता है तो वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास एक फॉर्मूला यहाँ पे निकल के आता है, ठीक है। तो टोटल एनर्जी जो निकल के आती है वैल्यू पुट करने पे, K की वैल्यू तुम लोगों को पता है, मैं पहले बता चुका हूँ, 9 × 10⁻⁹ होती है। E की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 होता है। तो वो वैल्यूज पुट करने के बाद, R के अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करने के बाद जो वैल्यू निकल के आती है वो होती है -21.8 × 10⁻⁻12। कितना होता है, 10⁻⁻12 Z²/n²। यूनिट देखना, अर्ग पर एटम। यूनिट क्या है, अर्ग पर एटम। इंपॉर्टेंट चीज़ है, अर्ग के अंदर बात कर रहा हूँ। तो ये फॉर्मूला है तुम्हारे पास टोटल एनर्जी का। सपोज अगर अर्ग के अंदर बात नहीं करनी है तो टोटल एनर्जी हो जाता है, अगर जूल के अंदर बात करनी है तो वो वैल्यू होती है -21.8 × 10⁻⁻19 Z²/n² जूल पर एटम, ठीक है। अगर तुम्हें जूल के अंदर बात करनी है तो वैल्यू ये होगी कुछ, जो तुम्हें याद रखनी है। ऑफ कोर्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके बाद अगर इन दोनों के अलावा अगर तुम्हें थर्ड यूनिट के अंदर याद रखना है तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू होता है -13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अगर तुम लोगों को थोड़ा सा भी अंदाज़ा हो तो जब मैंने एनर्जी के कन्वर्जन बताए थे तब वहाँ पे अर्ग भी लिया था, जूल भी लिया था और इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी लिया था, ठीक है। मतलब एक एटम के अंदर इतनी एनर्जी हमारे पास होती है, तो वो उसके एटॉमिक नंबर पे भी डिपेंड करती है और वो किस ऑर्बिट के अंदर है उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास टोटल एनर्जी की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, -13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। जूल पर एटम के अंदर ये, अर्ग पर एटम के अंदर हमारी वैल्यू ये हो जाएगी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। ये जो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे तुम लोगों को बताया है ये बहुत ज़्यादा है, ये चीज़ तुम्हें समझ में आनी चाहिए, ठीक है।
तो आई थिंक तुम इसको आराम से कर लोगे। एक और चीज़ यहाँ पे समझ लो कि ये z² कहाँ से आया, तो तुम्हें पता है कि r की कुछ वैल्यू होगी, उसके अंदर आएगा n²/z, है ना। तो ये z कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो z हो जाएगा z², और नीचे क्या आ जाएगा n²। इसकी वजह से z²/n² आ रहा है, ठीक है। तो अगर कन्फ्यूज़न हो तो थोड़ा इस तरीके से अगर उसको समझोगे तो आंसर तुम्हारा आसानी से निकल के आ जाएगा। तो ये चीज़ आई थिंक तुम लोगों को थोड़ी सी क्लियर होगी रिलेटेड टू कि किस तरीके से हमें टोटल एनर्जी निकालना है। तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला ज़्यादातर जो यूज़ होने वाला है वो ये होने वाला है, लेकिन ऑफ कोर्स तुम्हें ये चीज़ याद रखनी है। अब तुम्हें पता है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर कितने जूल होते हैं, ठीक है। अगर तुम लोगों को पता हो तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर कितने जूल होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू होता है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल, ठीक है। ये चीज़ पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। कन्वर्जन आना चाहिए, कैसे मैं यहाँ से ये चीज़ लिख पाया, कैसे मैं यहाँ से ये चीज़ लिख पाया, ये पहले के कॉन्सेप्ट है जो कि मैं तुम्हें काफ़ी अच्छे से डिस्कस करवा चुका हूँ, तो उससे रिलेटेड है, तो वो तुम्हें प्रॉब्लम नहीं करनी चाहिए, ठीक है। चलो अब बात करते हैं कुछ और चीज़। इसके बाद एक और चीज़ मुझे यहाँ पे डिस्कस करनी है कि अभी मैंने यहाँ पे क्या क्या वैल्यू निकाली। मैंने टोटल एनर्जी की वैल्यू निकाली जो कि आई थी कितनी, -kZe²/2r। मैंने पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू निकाली जो कि आई थी -kZe²/r। और मैंने यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकाली जो कि आई थी kZe²/2r, है ना। तो ये वैल्यू मैंने यहाँ पे फाइंड आउट करी की है अभी यहाँ पे, जैसे कि ये kZe²/2r, ये -kZe²/r, और ये -kZe²/2r। तो इन तीनों में एक रिलेशन होता है जो तुम लोगों को याद रखना है। वो रिलेशन होता है कि जो टोटल एनर्जी है, इस टोटल एनर्जी के अंदर अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मेरे पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, हाँ कि ना। माइनस इंटू माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। तो टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस काइनेटिक एनर्जी। चेक करो एक बार, सिंपल सी चीज़ है, इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा। और अगर मुझे पोटेंशियल एनर्जी से टोटल एनर्जी लानी है तो मुझे पोटेंशियल एनर्जी को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 2 से। तो मेरे पास यहाँ क्या हो जाएगा, 2r। तो ये किसके सिमिलर हो गया, टोटल एनर्जी के। तो ये हो जाएगा PE/2। तो ये फॉर्मूला तुम्हें यहाँ पे याद रखना है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि टोटल एनर्जी जो होता है वो माइनस काइनेटिक एनर्जी और इज इक्वल्स टू किसके होता है, पोटेंशियल एनर्जी बाय 2 के इक्वल होता है, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आज डिस्कस की है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि तुम्हें समझ में आना चाहिए। ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है, और जो वेलोसिटी एंड रेडियस से रिलेटेड क्वेश्चंस तुम्हारे साथ डिस्कस किए हैं वो भी तुम्हें यहाँ पे समझ में आने चाहिए, ठीक है। तो आज के लेक्चर के अंदर मैं तुम्हें इतनी ही चीज़ें समझाने वाला हूँ। बाकी ध्यान से जो क्वेश्चंस करवाए हैं तुम्हें, उनको एक बार खुद से ट्राई करना कि क्या तुम कर पा रहे हो, क्या सोच पा रहे हो, क्या वो उस अप्रोच में चीज़ें देख पा रहे हो। फिर इसके बाद ये डेरिवेशन भी एक बार ट्राई करना, तो ये वैल्यूज़ तुम निकाल सकते हो अपने खुद से, ठीक है। अदरवाइज़ फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है, ये चीज़ कैसे निकाली है इस चीज़ को भी समझना है, ठीक है। कुछ डेरिवेशन है जो मैं यहाँ पे सीधे करवा रहा हूँ, वो तुम्हें डिटेल में अच्छे से जिस भी चैप्टर के अंदर, जो कि फिजिक्स के अंदर हो सकता है, केमिस्ट्री के अंदर हो सकता है, वहाँ पे तुम्हें अच्छे से बता दिया जाएगा। तो उससे रिलेटेड तुम्हें टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, ठीक है। तो बाकी अच्छे से चीज़ों को देख लेना, और लेक्चर के नोट्स तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएंगे, तो वहाँ से जाके तुम आराम से वहाँ से लिख सकते हो, छाप सकते हो। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में। बोहर मॉडल के कुछ क्वेश्चन जो कि एनर्जी से रिलेटेड होंगे, इसके बारे में बात करेंगे। तो एक और लेक्चर हम बोहर के ऊपर जनरली बात करने वाले हैं। उसके बाद हम आगे जो भी चीज़ें हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर, वहाँ पे हम बातें करते रहेंगे, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए मेरी तरफ से बाय।